हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए अभी अभी आपका पेपर हुआ होगा और आई गेस आपका अच्छा ही हुआ होगा। तो देखिए आज इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसके क्या क्या आंसर्स हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, ये आपके मॉड्यूल में जो थ्योरी दे रखी है बुक कीपिंग की, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें से आया था। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मतलब ये तो पूरी एक डेफिनेशन है। इसका आंसर होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑर्डर ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस। तो बेटा इसका आंसर होगा बुक कीपिंग। आई होप आपने सही किया होगा। 51 के बाद हम चलते हैं 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। जिस पेज पे बुक कीपिंग की डेफिनेशन है उसके उसी या उसके नेक्स्ट पेज पे ये दिए हुए हैं 4 फ्रेमवर्क। तो इसमें बेटा लीगल फ्रेमवर्क होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, रेगुलेटरी होता है, बिजनेस फ्रेमवर्क करके कोई भी नहीं होता। 4 चौथे में यही एक गलत शब्द है, यानी बिजनेस फ्रेमवर्क कोई टर्म नहीं होती है, ये कोई टाइप नहीं होता फ्रेमवर्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सिंपल है, 11 से पढ़ते आ रहे हो। डुअल एस्पेक्ट, पीरियोडिसिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, वो इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। एनुअल मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, बेटा कुछ बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ था, कुछ बच्चों ने ये गलती किया है, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोल दिया। बेटा मशीन की अगर एनुअल कहीं शब्द जुड़ जाए, एनुअल का क्या मतलब होता है? सालाना, हर साल ही खर्चा हो रहा है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, सोनू से हमने गुड्स परचेस किए और सिम्मू के अकाउंट में डाल दिए, तो बेटा ये तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। रॉन्ग अकाउंट, इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स में भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोनू की जगह सिम्मू में डाल दिया। इसका आंसर आएगा डी, नो इफेक्ट इन नेट प्रॉफिट। 56 में बोल रहे हैं डैश इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप असेट लायबिलिटी इक्विटी। बेटा बचपन में यानी बहुत छोटे थे ना जब हम 11th में, तो हमने पढ़ा था कि कौन सी 3 टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है, तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। 2000 का फर्नीचर परचेज किया, उस पर खर्चा लगा, फ्रेट चार्जेस, तो किस में डेबिट होगा? फर्नीचर में डेबिट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Which of the following document is not required for preparing the bank reconciliation statement? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत नहीं पड़ती? इसकी पड़ती है, इन दोनों की पड़ती है। ट्रायल बैलेंस का बीआरएस में कोई लेना देना नहीं है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल है। असेट्स और लायबिलिटीज, ये कोई अकाउंट का रूल नहीं है, लेकिन ये एक जनरल टर्म है। असेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। डेबिट ऑल इनकम्स, ये कहां से आ गया? क्रेडिट ऑल इनकम होता है, तो यही इसमें आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखो, परचेज बुक रिकॉर्ड। परचेज बुक जब हम सब्सिडी बुक बनाते हैं तो कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? ऑल टाइप ऑफ परचेज नहीं करते, ऑल परचेज ऑफ गुड्स नहीं करते, ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट परचेज नहीं करते। क्रेडिट परचेज भी गुड्स की होनी चाहिए, तो हम डी वाली ही करते हैं। नेक्स्ट, इक्विपमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर अरोड़ा शुड बी रिकॉर्डेड इन। बेटा जब इक्विपमेंट हम उधार बेच रहे हैं तो किस में रिकॉर्ड करेंगे? तो इक्विपमेंट तो असेट होती है, तो ये जनरल प्रॉपर में जाती है या जनरल में जाती है? एक ही बात है, तो इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन डेप्रिशिएटिंग। लैंड, जमीन, जमीन पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बहुत जनरल टर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आसान पेपर मैंने अभी तक के अटेम्प्ट में तो नहीं देखा। इतना इजी पेपर कि मैं आपको इतनी इजीली जल्दी सॉल्व करा पा रहा हूं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो बेटा, जिस भी अकाउंट के आगे, जिस भी नॉमिनल अकाउंट के आगे पेड, मतलब किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या सुफिक्स आगे या पीछे कोई भी वर्ड हो जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अभी जितने भी होते हैं प्रीपेड, अनअर्न्ड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। 1/26 की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन है, तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है डब्ल्यूडीवी से। तो इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी? 1,26,000 में पहले 10% माइनस करेंगे, तो करके देखते हैं कितना आता है। तो कैलकुलेशन एक बार करके देखते हैं। 126 माइनस 10%, तो बेटा 1/26 में 10% माइनस करेंगे
11340 आ जाएगा। अब इसका 10% निकाल दो, 11340, तो ये आंसर आ जाएगा 11340। ठीक है, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना था। 2.5 लाख रुपए हमने कंपनसेशन दिया एम्प्लॉय को, तो कौन सा खर्चा है बेटा? एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहे हो तो नुकसान है। नुकसान है कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L में आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नहीं है, कैपिटल तो है ही नहीं ना, असेट तो कोई जनरेट हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कौन सा बिल बनाया जाता है? अकोमोडेशन बिल, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी। अब देखो इसमें लिखा हुआ है डी ऑफ दार्जिलिंग। डी जो दार्जिलिंग में रहता है उसने 10,000 kg टी 200 रुपए की बी ऑफ बूंदी को भेजी। तो देखो इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, ये कैसे इसमें कैलकुलेशन करना है। 10,000 इंटू 200, 10,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा? ये 20 लाख प्लस खर्चा कितना हुआ? 24 और 36, 60,000 का खर्चा हो गया। इतनी वैल्यू 10,000 kg की थी, तो 200 की कितनी होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 41,200। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कोई कैलकुलेशन इतनी हार्ड है ही नहीं इसके अंदर। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट हो या कंसाइनमेंट अकाउंट हो, हमें प्रॉफिट लॉस बता के देता है। नेक्स्ट, विच व्हेन कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी ही प्रिपेयर्ड। कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है जब गुड्स, तो वो क्या बनाता है? परफॉर्मा इनवॉइस। बिल का एक परफॉर्मा है, मतलब एक इनवॉइस बनाता है। परफॉर्मा इनवॉइस इसलिए बोलते हैं, उसमें सारी डिटेल लिख के भेजता है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी प्राइस है, कितनी रेट है और किस हिसाब से बेचना है। बिल ऑफ एक्सचेंज 9 लाख का था, डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटेड प्राइस इतनी है, मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 1200 है। अच्छा देखो, मैंने बिल बना के बैंक को दिया और डिस्काउंट करा लिया बैंक से और पैसे उठा लिए। मैच्योरिटी डेट पे बैंक को कितने पैसे चाहिए? उसको तो पूरे 9 लाख चाहिए, लेकिन डिसऑनर हो गया तो बैंक कितने पैसे लेगा? 9 लाख प्लस उसका खुद का जो खर्चा लगा है 1200 रुपए। 9 लाख प्लस 1200, 9 लाख 1200। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, कंसाइनी इनमें से कौन सा अकाउंट को डेबिट करता है जब गुड्स मिलता है? तो बेटा जब गुड्स कंसाइनी को मिलता है, वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करता, उसका खुद का कोई माल थोड़ी है या उसने कोई खरीदा थोड़ी है, तो वो कोई भी एंट्री नहीं करता। तो उसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। डी ऑफ दिल्ली ने कलकत्ता के के को 25% कॉस्ट पे गुड्स बेचे हैं। भेजे हैं, बेचे नहीं है, भेजे हैं। कॉस्ट प्लस 25%। 50% ऑफ द गुड्स जो के को मिले हैं उनकी वैल्यू है 352, लेकिन इसके अंदर 10% जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये 352 के अंदर 10% पहले तो जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है उसको हटा दें। ये 32,000 है, तो इसको 32 को हटा देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 330, 320। और जो 3,20,000 बेटा इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हाफ है, तो फुल वैल्यू कितनी होगी? 640। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ए ने गुड्स खरीदे 5 लाख के, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये यहां लिख देते हैं। 5 लाख के परचेज करें, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है? 625। तो 5 लाख का 80% बेच दिया, तो 20% मतलब 1 लाख का गुड्स बच गया। 1 लाख के गुड्स की वैल्यू कितनी है? 20% लेस, तो यहां 80,000 आ जाएगा। ध्यान रखना ये 80,000 कैसे आया? 1 लाख में 20% कम करके, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखो 625 और 80, 7,05,000 हो जाएगा। उसमें से 5 लाख माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2,05,000। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है। ये वाला भी मैं बता देता हूं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 14 लाख। तो 14 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो 11 बचने चाहिए, लेकिन बचे कितने? 18। तो इसका डिफरेंस 7 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करके ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, वैसे भी हो जाएगा। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं करने के। इसके बाद जब साल खत्म हो जाता है तो नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज हो जाते हैं ना, ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ट्रेडिंग पीएनएल। अब ये एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा इधर।
ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, सेल 10 लाख है, परचेज 8 लाख है, वेजिस तो यार ट्रेडिंग बना लेते हैं ना यार। ओपनिंग 2, परचेज 8 लाख, सेल कितनी है, सेल 10 लाख, जीपी 25% ऑन सेल 2.5 लाख, और वेजिस कितनी है 40,000। तो वेजिस यहां लिख देता हूं, इन सबको जोड़ के माइनस कर देते हैं। 8 और 2 10 और 2 12, 1290 में तो 2 10 लाख गए, तो 290, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 290। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,90,000। तो ये थ्योरी है मार्शलिंग अप्रोच वाली कि बैलेंस शीट में मार्शलिंग अप्रोच क्या कहती है। मार्शलिंग अप्रोच में 2 अप्रोच आती है, परमानेंट ऑर्डर और लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर पूछा है इसमें क्या पूछा है, परमानेंस ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर का मतलब है परमानेंट एसेट, यानी जो फिक्स एसेट्स है वो ऊपर दिखाओ, उसके बाद करंट एसेट्स दिखाओ। तो इसमें लिखा हुआ है लिक्विड एसेट, नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन, नॉन करंट लायबिलिटी ये भी नहीं होगा, फिक्स एसेट बिफोर, यानी फिक्स एसेट पहले आएगी, करंट एसेट बाद में आएगी, यही आंसर सही है। इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ ये कैसा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट तीनों कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं होता है, तो एनपीओ वाले चैप्टर में आता है, डी आंसर हो जाएगा इसका। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है, जीपी नहीं है तो ट्रेडिंग से निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हाँ यही इसका आंसर है, प्रॉफिट लॉस या अदर कुछ नहीं आएगा। 77 का आंसर आ जाएगा बी। 81 लिगेसी रिसिप्ट जो होती है ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, ये बाकी कुछ नहीं होता, कैपिटल रिसिप्ट। फिक्स एसेट्स में बैलेंस शीट में एसेट्स को किस वैल्यू पे डिस्क्लोज करते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 82 कैपिटल फंड का एक और नाम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, एनपीओ की जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा इसको। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है अपने को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालते समय इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, 1,11,250। इसमें प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस कर देंगे ओपनिंग एडवांस, सॉरी क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 11,250 और माइनस कर देंगे 15,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,07,500। ये कैलकुलेशन आप करना, यही आंसर आएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, कौन इसके बारे में स्टैंडर्ड्स बनाता है, तो इसका आंसर है CASB, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसको शॉर्ट में CASB बोलते हैं। आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 84 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा आइटम्स दिखाते हैं, कैपिटल रेवेन्यू गलत है, कैपिटल गलत है, रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर गलत है, और ओनली रेवेन्यू आइटम रिलेटिंग, पर्टेनिंग का मतलब है रिलेटिंग, यानी करंट ईयर के रेवेन्यू आइटम्स। कौन सा मेथड कॉलेजेस के लिए काम आता है, आप देखो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, और इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा आपका कि कॉलेजेस के लिए कौन सा मेथड आपके काम आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग। नेक्स्ट देखो, Which of the following is are true regarding receipt and payment account? तो it is a summary of cash book, ये सही है। अब तो जब यही आ गया नॉमिनल अकाउंट तो सिर्फ यही सही है, ये summary of cash book है। Process of assigning a whole item of cost or of revenue to a single cost unit, center account or time period. The process of assigning a whole time cost or revenue or a single cost unit, center account or time period is referred to as allocation. तो बेटा इसका आंसर होगा C, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉस्ट अलोकेशन की डेफिनेशन है ये। हो सकता है कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने अपॉर्चनमेंट किया हो, वो गलत है, 100% अलोकेशन इसका आंसर आएगा। 86 कॉस्ट आर ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस टू अ होटल गेस्ट और अ सेल्स टेरिटरी, दीज आर नोन एज। तो बेटा ये एक डेफिनेशन है कि इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट आर ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एक बार आप इसको देखेंगे तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में आएगा। किसमें आएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड इररिकवरेबल कॉस्ट, सम कॉस्ट कभी भी रिकवर नहीं होती तो इसको इररिकवरेबल कॉस्ट माना जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ वर्क ओवरहेड, इनडायरेक्ट का मतलब ही वर्क ओवरहेड्स होता है, ये सब इनडायरेक्ट में नहीं आते हैं। कौन से साल में ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुई थी, 1968 में हुई थी।
तो बेटा ये तो एक डेटा है, डेटाबेस क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ प्रोड्यूसिंग और ऑपरेटिंग प्रोसेस? जॉब, बैच, कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट, नॉर्मल। नॉर्मल अब नॉर्मल होगा नहीं है, ए होगा बेटा इसमें, क्योंकि मेथड्स तो यही है सारे, क्लासिफिकेशन ये सब नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कॉस्ट शीट में क्या करेक्ट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो लास्ट में आती है, वर्क कॉस्ट नहीं, इससे पहले आती है प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका आंसर होगा डी। फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इसका आंसर होगा बेटा डी। डी इसका आंसर है। और नेक्स्ट, इसमें से प्राइम कॉस्ट निकालनी है, तो प्राइम कॉस्ट निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है? प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 120, डायरेक्ट लेबर कितनी है 20, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी 20 का 50% 10,000। इन तीनों को जोड़ दो 120, 20, 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 लाख। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा डी 150। इसमें बोला है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने हैं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो कंज्यूम कितना दिया हुआ है 127,200, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 14,400, परचेज कितनी है वो तो हमको निकालनी है, और क्लोजिंग कितना है 21,600। तो बेटा इसमें 21,600 जोड़ देंगे और 14,400 माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 127,200 प्लस 21,600 माइनस 14,400। एक बार करके देख लेते हैं। देखो बेटा इसमें कैलकुलेशन करते हैं 127,200 प्लस 21,600 माइनस 14,400, 134,400। तो बेटा इसका आंसर डी आ जाएगा 134,400। तो आई होप 134,400 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर? तो बेटा सेटअप आवर्स, ये ही कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल है, आपके ICMAI मॉड्यूल का है, एक बार आप चेक कर लेना। CAS14 किससे डील करता है? पॉल्यूशन कॉस्ट कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। ये दोनों नहीं होते, ये तीनों नहीं होते, सी होते हैं। ये डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल में डायरेक्टली दिए हुए हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझाना पड़े। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बजट आर फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट सही है। बजट आर फॉर्मल क्वांटिफिकेशंस ऑफ द प्लान ऑफ मैनेजमेंट, तो दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और लास्ट में डैश कॉस्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बेटा फिक्स्ड एंड वेरिएबल में कौन सा डिफरेंस, कौन सी कॉस्ट है जो डिफरेंस बताती है? तो वो अपने आती है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। आई गेस अपन ने बेटा सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं रहा। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। तो ये था अकाउंट्स का डिस्कशन। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।